नमस्कार। आज हम राजस्थान उच्च न्यायालय के एक काफी दिलचस्प फैसले पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी, ये मामला है तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य। हाँ, इसमें एक हाउसिंग सोसाइटी थी और एक जमीन थी जिस पर उन्होंने दावा किया हुआ था, सिर्फ एक बिक्री के समझौते यानी एग्रीमेंट टू सेल के आधार पर। बिल्कुल, और मुश्किल ये थी कि उसी जमीन को राज्य सरकार ने मानसरोवर जैसी बड़ी हाउसिंग स्कीम के लिए अधिग्रहित कर लिया था। तो मतलब एक तरफ सोसाइटी का समझौता, दूसरी तरफ सरकार का अधिग्रहण। सही, और यही आज की हमारी चर्चा का आप कह सकते हैं केंद्र बिंदु है कि आखिर कोर्ट ने सोसाइटी की याचिका क्यों खारिज कर दी, जबकि उनके पास एक समझौता तो था। हाँ, और इससे ये भी समझेंगे कि जमीन के मालिकाना हक और इन सहकारी समितियों के कामकाज को लेकर क्या अहम बातें सामने आईं। ये जमीन भी सुनने में आया है काफी महत्वपूर्ण थी। जी हाँ, मानसरोवर योजना की जो मुख्य सड़कें बननी थीं, कुछ व्यापारिक केंद्र थे, वो सब इसी विवादित जमीन पर आने थे, तो महत्व तो था ही। अच्छा, तो सोसाइटी का दावा क्या था कोर्ट में? देखिए, सोसाइटी का कहना था कि उन्होंने 1975 में ही जो मूल जमीन मालिक थे, मतलब खातेदार, उनके साथ जमीन खरीदने का समझौता कर लिया था। ओके, 1975 में। और कब्जा? उनका ये भी दावा था कि जमीन पर कब्जा भी 1975 से उन्हीं का है। लेकिन सरकार और हाउसिंग बोर्ड ने जरूर इस पर आपत्ति जताई होगी। बिल्कुल, उन्होंने आते ही सबसे पहले एक प्रारंभिक आपत्ति, जिसे प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन कहते हैं, वो उठाई। कहा कि सोसाइटी को तो ये याचिका दायर करने का अधिकार ही नहीं है, मतलब लोकस स्टैंडी ही नहीं है। अधिकार ही नहीं है? वो क्यों? क्योंकि उनका तर्क था कि भाई संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 54 वो साफ कहती है। हाँ, वो तो कहती है कि 100 रुपए से ज्यादा की अचल संपत्ति की बिक्री ट्रांसफर होता है। मतलब सिर्फ एक अग्रीमेंट, चाहे वो कितना भी पुराना हो या चाहे पैसे दिए हों, उससे आप कानूनी मालिक नहीं बन जाते। कानूनी तौर पर नहीं, जब तक रजिस्ट्री ना हो, और यहाँ सोसाइटी के पास कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज था ही नहीं। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। जिन मूल खातेदारों से समझौते का दावा था, उन्होंने खुद ही उन समझौतों की सच्चाई पर, उनके होने पर ही सवाल खड़े कर दिए। अच्छा, उन्होंने भी मना कर दिया? जी, और कहा कि इस पर तो दीवानी अदालतों में मुकदमे पहले से चल रहे हैं, तो समझौते खुद ही विवादित थे। तो कब्जे का क्या हुआ? सोसाइटी कह रही है कब्जा उनका, सरकार कह रही है अधिग्रहण के बाद उनका, और खातेदार भी। हाँ, कब्जे पर भी 3 तरफा विवाद था। सोसाइटी का दावा, अधिग्रहण के बाद हाउसिंग बोर्ड का दावा, और खातेदारों का यह कहना कि वो तो खेती कर रहे थे। मामला काफी उलझा हुआ था। तो कोर्ट ने इस स्थिति में कोई पुराना केस देखा, कोई नजीर? हाँ, कोर्ट ने कृष्णा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मामले का जिक्र किया। उसमें भी एक आ गया था कि सिर्फ बिक्री का समझौता रखने वाले लोग हितबद्ध व्यक्ति या पर्सन्स इंटरेस्टेड नहीं माने जा सकते जो भूमि अधिग्रहण को चुनौती दे सकें। अच्छा। फिर कोर्ट ने धारा 53A जो पार्ट परफॉर्मेंस की बात करती है, हाँ। उसको भी देखा। हाँ, कि अगर समझौते के तहत कुछ कर दिया हो, जैसे कब्जा ले लिया हो। जी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये धारा सिर्फ बचाव के लिए है। मतलब अगर कोई आपको जमीन से निकालना चाहे तो आप ये दिखा सकते हैं, लेकिन आप इसके आधार पर कोर्ट जाकर अपना हक नहीं जता सकते। सोसाइटी तो यहाँ हक जताने आई थी। समझ गई। और जमीन के प्रकार का भी कोई मुद्दा था, जैसे आपने कहा कृषि भूमि? हाँ, वो बहुत अहम था। राजस्थान टेनेंसी एक्ट और लैंड रेवेन्यू एक्ट, इनमें प्रावधान है, खासकर धारा 42A और 90A। वो क्या कहते हैं? वो साफ कहते हैं कि आप कृषि भूमि का इस्तेमाल बिना सरकारी अनुमति के गैर कृषि काम, जैसे कि मकान बनाने के लिए नहीं कर सकते। और अगर कोई ऐसा करता है या ऐसी जमीन खरीदता बेचता है, तो वो हस्तांतरण या अवैध है। कानून की नजर में वो शून्य है, वॉइड है। बल्कि ऐसे खरीदार को तो अतिक्रमी यानी ट्रेसपासर भी माना जा सकता है। बाप रे! मतलब सोसाइटी का जो पूरा प्लान था जमीन लेकर सदस्यों को देने का, वो शुरू से ही कानूनी तौर पर कमजोर था। कानूनी तौर पर हाँ, क्योंकि अनुमति नहीं ली गई थी। फिर कोर्ट ने सहकारी समिति कानून को भी देखा, नियम K9। उसमें क्या है? उसमें बताया गया है कि हाउसिंग सोसाइटी कितने तरह की होती है और उनका मुख्य काम क्या है। उनका काम है सदस्यों के लिए मकान बनाना या बनवाना, जमीन पर कब्जा लेकर, ना कि सिर्फ जमीन खरीदकर उसके टुकड़े मतलब प्लॉट काटकर सदस्यों में बांट देना या बेच देना। अच्छा, तो कोर्ट को लगा कि ये सोसाइटी शायद वो काम कर ही नहीं रही थी जो उसे करना चाहिए था। हाँ, कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता समिति शायद नियम 9 के तहत परिभाषित हाउसिंग सोसाइटी की श्रेणी में ठीक से आती भी नहीं, और ऊपर से 1982 में जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट JDA एक्ट आ गया। उसका क्या असर हुआ? उसने जयपुर क्षेत्र में जमीन आवंटन का सारा अधिकार JDA को दे दिया।
उसने लैंड रेवेन्यू एक्ट के प्रावधानों को भी एक तरह से ओवरराइड कर दिया। तो अब जमीन का आवंटन तो जेडीए को ही करना था। तो कोर्ट ने इन सब कानूनी वजहों के अलावा इन समितियों के काम करने के तरीके पर भी कोई टिप्पणी की? जी हां, और काफी सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने चिंता जाहिर की कि ऐसा लगता है जैसे कई सहकारी समितियां लैंड ग्रैबिंग यानी जमीन हथियाने में लगी हुई हैं और वो अपने मूल उद्देश्य, जो कि सदस्यों के लिए घर बनाना है, उससे भटक गई हैं और जमीन के सौदेबाजी में पड़ गई हैं। जिससे फायदा शायद सिर्फ उनके पदाधिकारियों या कुछ खास लोगों को हो रहा हो। कोर्ट ने समझौतों की प्रामाणिकता पर भी संदेह जताया। कहा कि हो सकता है ये बैकडेटेड हो, पिछली तारीखों में बनाए गए हों, पैसों के लेन देन का कोई पुख्ता सबूत भी नहीं था। और सोसाइटी ने समझौते की कॉपी भी नहीं दी। हाँ, ये भी एक बात थी कि याचिकाकर्ता ने कथित समझौते की प्रति कोर्ट में पेश ही नहीं की। तो इन सब बातों को देखते हुए आखिरी फैसला क्या आया कोर्ट का? कोर्ट ने जो सरकार की प्रारंभिक आपत्ति थी कि सोसाइटी को याचिका का अधिकारी ही नहीं है, उसे सही माना। अच्छा। और कहा कि बिना रजिस्टर्ड दस्तावेज के सिर्फ एक अपंजीकृत बिक्री के समझौते के आधार पर न तो सोसाइटी को कोई मालिकाना हक मिलता है और न ही उन्हें भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने का अधिकार है। इसलिए याचिका खारिज कर दी गई। लेकिन जो सदस्य थे जिन्होंने शायद पैसे दिए हो सोसाइटी को, उनका क्या उनके बारे में कुछ कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने फैसला तो सोसाइटी के खिलाफ दिया, लेकिन आम सदस्यों की परेशानी को समझा। उन्होंने राज्य सरकार, जेडीए और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को कुछ निर्देश दिए। क्या निर्देश? एक तो ये कि सहकारी समितियों को सख्ती से रेगुलेट किया जाए, नियम 9 का पालन सुनिश्चित हो, जमीन आवंटन का काम जेडीए, नगर निगम या हाउसिंग बोर्ड जैसी संस्थाएं ही करें, समितियां घर बनाने पर ध्यान दें। और जो प्लॉट पहले ही बढ़ चुके, उनके लिए कोर्ट ने सुझाव दिया कि जिन सदस्यों को पहले ही प्लॉट मिल चुके हैं, उनकी स्थिति पर सहानुभूति से विचार करें और अगर संभव हो तो कुछ शर्तों के साथ उन्हें नियमित करने पर विचार करें, ताकि आम जनता को ज्यादा तकलीफ ना हो। ये एक राहत की बात हो सकती है उन लोगों के लिए। तो इस पूरे मामले से अगर एक मुख्य सीख निकालनी हो तो वो क्या होगी? देखिए, सबसे बड़ी सीख तो यही है कि जमीन के मामले में सिर्फ समझौता कर लेना या उस पर कब्जा कर लेना ही काफी नहीं होता। हाँ। कानूनी तौर पर मालिक बनने के लिए और सरकारी कार्रवाई को चुनौती देने का हक पाने के लिए आपके पास रजिस्टर्ड दस्तावेज होने चाहिए और आपने सारी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया हो। ये बहुत जरूरी है, खासकर जब कृषि भूमि का इस्तेमाल बदलने या सरकारी अधिग्रहण का मामला हो। बिल्कुल, ये मामला सिर्फ एक केस नहीं लगता, बल्कि ये बड़े सवाल खड़े करता है। जिस तरह से शहर बढ़ रहे हैं, उसमें हाउसिंग सोसाइटियों की क्या भूमिका होनी चाहिए, उनका रेगुलेशन कैसे हो, और कहीं इस सहकारी मॉडल का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। सही कहा आपने। ये बड़े मुद्दे हैं और ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि एक तरफ तो आवाज की जबरदस्त जरूरत है शहरों में, हाँ, और दूसरी तरफ हमें भूमि अधिकारों की रक्षा भी करनी है और ये भी देखना है कि सहकारी समितियों की आड़ में जमीन की सट्टेबाजी न होने लगे। इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, ये सवाल आज भी उतना ही अहम है।